हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिति एंड वेलकम टू माय चैनल एएस अब इनिशियल क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे लिमिटेशन एक्ट 1963। इसके सेक्शन 5 तक हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हम जब किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही हौसला, एक अलग ही जुनून होता है उस चीज को करने के लिए, जो सपना हमने देखा है उस चीज को पूरा करने के लिए। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के क्यों ना देख लो, वो सारे एग्जाम तीन चीजें लेती हैं आपसे। एक आपका टाइम, एक आपका पेशेंस, तीसरी चीज आपका जुनून उस चीज को पाने का, जो दिन पर दिन कम होता जाता है। क्यों? इतना हैवी सिलेबस है, इतना टाइम टेकिंग है, कैसे होगा, कब होगा, क्या करें, क्या रिसोर्सेस लें। आधे से ज्यादा टाइम इन्हीं सारे टेंशन में हमारा बीत जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है? 0। आज पूरे दिन में हमने क्या किया? बहुत काम किया। क्या काम किया? सिर्फ सोचने का। और वो भी क्या सोचने का कि क्या करें और कैसे करें। और अगर ज्यादा ही टाइम है तो 2-4 मोटिवेशनल वीडियो उठा के देख ली, 2-4 गाने सुन लिए मोटिवेशनल। उसके बाद भैया जोश आया, और ऐसा जोश आया कि अब तो करना ही करना है, और वो जोश 1 घंटे में ठंडा हो गया। तो ऐसे जोश का करोगे क्या जब मालूम है कि ये जो एग्जाम है, चाहे वो जुडिशरी का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, टाइम टेकिंग है, वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, आपके अंदर कितनी लगन है उस चीज को पाने के लिए वो टेस्ट करेगा। तो एक्सेप्ट कर लो ना। क्या दिन भर सोच के अपना टाइम वेस्ट करना। आपका एक दिन, उस एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटा भी, वो जो 60 मिनट है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं, लेकिन आपके बगल वाला या आपका ही फ्रेंड आपसे आगे निकल रहा है। अपने अंदर पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर आइए और एक आदत अपने में डालिए, वो है एक्सेप्टेंस। सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन सिर्फ एक चीज से आपकी हल हो सकती है, वो है एक्सेप्टेंस। जब पता है कि बहुत हैवी सिलेबस है तो उसको एक्सेप्ट कर लो ना। जब पता है कि टाइम लगेगा तो उस टाइम को एक्सेप्ट कर लो ना। जब पता है कि आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ये एग्जाम, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो ना। करने दो उसको पेशेंस टेस्ट। आपको हार नहीं माननी है। कि अगर आज हार मान ली ना, आज अपने हौसलों को कमजोर होने दिया ना, तो आप भी उन्हीं लोगों में से आएंगे जो फ्यूचर में ये बोलेंगे, बेटा पढ़ लो, हम तो नहीं कर पाए अपने जमाने में कुछ, कम से कम तुम ही कर लो। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप उन लोगों में आए, तो अपने लिए कुछ करो, अपने भविष्य के लिए कुछ करो, क्योंकि दिस इज द टाइम। ये टाइम लौट के कभी नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जो है सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो चलिए देखिए हमारा सेक्शन 6 क्या बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कान लगा के सुनना। लीगल डिसेबिलिटी, ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इज। देखिए काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम बेरेट को कैसे पढ़े। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है बेरेट को पढ़ने में, तो सबसे इजी मेथड है कि आप उस जो भी क्लॉज है, आपका जो भी सेक्शन है, उसको आप तोड़ तोड़ के पढ़िए। जैसे कॉमा लगा है यहाँ पे, तो पहले आप यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा कहाँ लगा है, यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा कहाँ लगा है, वहां तक पढ़िए, फिर फुल स्टॉप। तो इस तरीके से अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको पता लगने लगेगा कि बेरेट की लैंग्वेज क्या है। आप बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाओगे बेरेट की लैंग्वेज से। तो हम कहाँ थे? Where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is। जब कोई पर्सन एंटाइटल होता है सूट को इंस्टीट्यूट करने में या फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन मेक करने के लिए, एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकन्ड, उस समय जब उस पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अ माइनर और इनसेन, माइनर मतलब पता ही है आपको, बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे। इनसेन, इनसेन का मतलब होता है पागल। और एन इडियट, इडियट का क्या मतलब होता है? इडियट का मतलब होता है मूर्ख। माइनर मतलब बच्चे 18 साल से कम उम्र के, इनसेन मतलब पागल, और इडियट मतलब मूर्ख। आप
अगर आपसे कोई पूछे कि लीगल डिसेबिलिटी में कौन कौन आता है, तो आपको बोलना है लीगल डिसेबिलिटी में भैया माइनर आते हैं हमारे, और कौन आता है, इंसेन आता है, और कौन आता है, हमारा इडियट आता है। ठीक है। ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। इसका क्या मतलब है कि वो जो इंसेन, माइनर और इडियट है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है और डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज्ड हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो उसका प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो तब शुरू नहीं होगा जब वो माइनर था, इंसेन था, इडियट था। उसका प्रिस्क्राइब पीरियड तब शुरू होगा जब उसकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज्ड हो जाएगी, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल। इसमें क्या बात कर रही है कि उसको कितना स्पेसिफिक टाइम मिलेगा अपने सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को मेट करने के लिए। तो इसी एक्ट का जो शेड्यूल है जो आपको बेरेट के लास्ट में दिया होगा, उसमें जो थर्ड कॉलम है उसमें लिखा हुआ है आपका प्रिस्क्राइब टाइम। उसके अनुसार उस माइनर, इंसेन और इडियट की जब डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाएगी उसको प्रिस्क्राइब पीरियड मिलेगा। क्लियर? चलिए इसको हम समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। सपोज करिए ये है हमारा इंसेन पर्सन ए, और जब उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब वो था माइनर। अब तो जब तक ये हमारा ए अपनी डिसेबिलिटी सीज नहीं कर लेता, मतलब जब तक कि ये मेजर नहीं हो जाता, इसका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शुरू नहीं होगा। ठीक है। तो इसका प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू कब होगा? जब ये जो इसकी लीगल डिसेबिलिटी है ये सीज्ड हो जाएगी, जब वो मेजर बन जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकन्ड affected by two such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability। इसमें बहुत सीधी सी बात कही गई है कि अगर किसी पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और तब हुआ जब वो किसी डिसेबिलिटी से अफेक्ट हो गया। यहाँ पे टू सच डिसेबिलिटी दी गई है, मतलब एक डिसेबिलिटी खत्म हुई नहीं कि दूसरी डिसेबिलिटी आ गई। और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। यहाँ पे टू सच डिसेबिलिटी को समझाया गया है कि जैसे ही उसकी जो पहली डिसेबिलिटी है वो सीज्ड हुई, उसी टाइम पे वो किसी दूसरी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो गया। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल ए है, तो ए ने क्या किया, ए को है डिसेबिलिटी कि वो माइनर है। अब ए माइनर है तो ये तो सूट इंस्टीट्यूट कर नहीं सकता हमारा। ठीक है। अब जैसे ही ये मेजर हुआ वैसे ही ये इंसेन हो गया। इंसेन मतलब पागल हो गया। तो जिस दिन ये मेजर हुआ उसी दिन इसको दूसरी डिसेबिलिटी हो गई, वो थी इंसेनिटी। तो यहां तक समझ में आया आपको? अब देखते हैं आगे क्या बात करता है ये सेक्शन। He may institute the suit or make the application within the same period after both disabilities have ceased। मतलब वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है जब, और एप्लीकेशन डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए दे सकता है तब जब उसकी जो दोनों डिसेबिलिटी है वो सीज्ड हो जाएगी। तभी से उसका जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो रन करना शुरू करेगा, ना कि तब जब उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। As would otherwise have been allowed from the time so specified। जो भी टाइम बताया गया है उस टाइम के अनुसार उसको स्पेसिफिक पीरियड मिलेगा। जो भी टाइम स्पेसिफाई किया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिक पीरियड मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। मतलब जो ए है हमारा, उसकी जब दोनों जो डिसेबिलिटी है वो सीज हो जाएगी, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट और एप्लीकेशन मेक कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। Where the disability continues up to the death of the person, his legal representatives may institute the suit or make the application within the same period after the death, as would otherwise have been allowed from the time so specified। इसका मतलब ये है कि अगर जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है उसी डिसेबिलिटी में जिस डिसेबिलिटी में वो था, तो उसके एलार्ज
जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी मेड कर सकते हैं, और उनके पास उतना ही टाइम पीरियड होगा, सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो स्पेसिफाइड। मतलब एलआरस के पास उतना ही टाइम होगा जितना कि डिसेबिलिटी सीज होने के बाद उस डेथ पर्सन को मिलता। क्लियर? चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारा ए था उसको डिसेबिलिटी थी और वो उसी डिसेबिलिटी में वो मर गया। अब मरने के बाद उसके जो एलआर है उनका एलआरस है, उनका सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट बन गया। अब वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, उतना ही टाइम होगा उनके पास जितना कि ए के पास होता अगर उसकी डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाती। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, देखिए इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है। वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव referred to in subsection 3 is at the date of the death of the person whom he represents affected by any such disability, the rules contained subsection 1 and 2 shall apply. Very important, ध्यान से सुनिए इस चीज को। जो हमारे एलआर है सबसेक्शन 3 में जिसकी बात की गई थी, अगर जब डेथ हुई है उस पर्सन की, क्योंकि जब ए की डेथ हुई थी तभी से एलआर का जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हुआ था, और उस समय पे जो एलआर है जब डेथ हुई उस डिसेबल्ड पर्सन की तब वो किसी लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, मतलब या तो वो माइनर थे या फिर इंसेन थे या फिर इडियट थे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वही बेनिफिट मिलेंगे जो कि सबसेक्शन 1 और 2 में उस डिसेबल्ड पर्सन को मिले हैं। मतलब सबसेक्शन 1 और 2 अप्लाई होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वाले केस में भी। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारा ए था, हमने पढ़ा सबसेक्शन 3 में कि वो मर चुका है और उसके जो एलआर्स हैं उनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, और जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस समय पे इनको कोई लीगल डिसेबिलिटी थी, फॉर एग्जाम्पल ये माइनर ही थे, तो इस समय इनका प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो शुरू नहीं होगा। इसका प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक, जैसे कि सेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि जो डिसेबिलिटी है वो सीज्ड ना हो जाए, तब तक नहीं होगा। और अगर 2 डिसेबिलिटी हो गई, मतलब पहले तो माइनर था फिर मेजर हो गया और उसके बाद इंसेन हो गया, मतलब पागल हो गया, तो जब वो दोनों डिसेबिलिटी हैं वो सीज्ड हो जाएंगी तब एलआर का प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रन करना शुरू होगा। क्लियर? इस सेक्शन में बस इतना ही बताया गया है कि सबसेक्शन 1 एंड 2 का बेनिफिट मिलेगा एलआर्स को जिनकी बात सबसेक्शन 3 में की गई है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। Where a person under disability dies after the disability ceased but within the period allowed to him under this section, his legal representatives may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. देखिए इस चीज को अच्छे से समझिए। पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद इसकी लैंग्वेज को समझेंगे। हमारा जो ए था इसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, लेकिन जब इसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब क्या था, ये माइनर था। उसके बाद ये मेजर हो गया। ठीक है, मेजर हो गया, और इसका जो टाइम पीरियड था ए का वो इसके मेजर होते ही, क्योंकि सबसेक्शन 1 में बोला है ना कि डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो सूट को और फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन को, मतलब आपका प्रिस्क्राइब पीरियड है वो शुरू हो चुका है आपके मेजर होते ही। तो जैसे ही ये मेजर होगा वैसे ही इसका प्रिस्क्राइब पीरियड रन करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले ही, कि एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन देने से पहले ही ये इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर क्या होगा, हमारे जो एलआर्स हैं उनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तब एलआर का जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो नया रन करना नहीं शुरू करेगा। जितना टाइम ए के पास बचा है मेजर होने के बाद उतना ही टाइम एलआर के पास है
एलआर को न्यू प्रिस्क्राइब्ड पीरियड नहीं मिलेगा। मतलब अगर मान के चलिए ए के पास मेजर होने के बाद 5 साल थे किस चीज के लिए, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर डिग्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन 5 साल में से 3 साल निकल गए और 3 साल बाद ए की मृत्यु हो गई और एलआर का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तो जो एलआर के पास समय है वो 2 साल का ही बचेगा। उस एलआर को दोबारा से 5 साल नहीं मिलेंगे। एलआर के पास सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए और डिग्री की एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन देने के लिए 2 साल ही मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वॉम्ब। इसका मतलब है इस सेक्शन के पर्पस से जो हमारा माइनर है उसमें इंक्लूड होगा चाइल्ड इन द वॉम्ब, मतलब गर्भ में जो बच्चा है उसको भी हम माइनर की कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये सेक्शन ने क्या क्या हमें सिखाया आज। इसके सेक्शन 1 ने हमें बताया कि अगर कोई पर्सन एंटाइटल है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर डिग्री की एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन मेक करने के लिए, और जिस दिन उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस समय वो किसी लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित था, मतलब या तो वो माइनर था या तो इंसेन था या फिर इडियट था, तो जब भी उसकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज्ड हो जाएगी उसी टाइम से उसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो रन करना शुरू हो जाएगा और तभी से वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को और एप्लीकेशन को मेक कर सकता है। और उसके पास कितना प्रिस्क्राइब पीरियड होगा जो कि इस एक्ट के शेड्यूल के 3rd कॉलम में दिया गया है उतना। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और वो किसी 2 डिसेबिलिटी से ग्रसित हो गया, मतलब कि एक डिसेबिलिटी खत्म हुई नहीं कि दूसरी डिसेबिलिटी आ गई, तो जब तक उसकी दोनों डिसेबिलिटी सीज ना हो जाए तब तक उसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो रन करना शुरू नहीं करेगा। और जैसे ही उसकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज्ड हो जाएगी तो वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को और एप्लीकेशन को मेक कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बात करते हैं। सब सेक्शन 3 क्या बोल गया कि अगर जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी सीज होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसके एलआर का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। उसके एलआर उसके बिहाफ पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं और उनके पास उतना ही टाइम होगा जितना कि डिसेबल्ड पर्सन के पास होता अगर उसकी डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाती तो। नेक्स्ट, सबसेक्शन 4 ये बात करता है कि अगर जो एलआर्स हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सबसेक्शन 3 में हमें बताया गया है, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी डेथ हो गई है, अगर एलआर्स भी किसी लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा सबसेक्शन 1 का और सबसेक्शन 2 का, इस सेक्शन का। मतलब जब तक उनकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती तब तक उनका प्रिस्क्राइब पीरियड रन करना शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 5 और आखिरी ये बात करता है कि अगर जिस पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस समय वो डिसेबल था और फिर वो मेजर हो जाता है, मतलब उसकी डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाती है और उसका प्रिस्क्राइब पीरियड रन करना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले, एप्लीकेशन मेक करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो एलआर के पास उतना टाइम नहीं होगा जितना एक्चुअल में उस पर्सन के पास था जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके पास उतना ही टाइम बचेगा जितना कि उस पर्सन के पास बचता अगर वो जिंदा होता तो। और इसका एक्सप्लेनेशन ये बात कर रहा है कि इस सेक्शन के पर्पस से माइनर में इंक्लूड होगा गर्भ में जो बच्चा है वो भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेक्शन 6 में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और कुछ भी समझ में ना आए तो बिंदास पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 7 के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोडक्टिव लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ ज्ञान मिला हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।